अच्छा जी, आज का हमारा एजेंडा पहली कैफ 3 की हमारी क्लास है। आज का हमारा एजेंडा होगा कैफ 3 सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन मैं अब तक करवाऊंगा और बाकी फिर इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट के कंटेंट्स क्या हैं और इनको पढ़ने का तरीका क्या है। विल ट्राई कि हम पहले ही दिन से अपनी डायरेक्शन को सही अंदाज में सेट रखें ताकि एक अच्छे अंदाज में हम अपनी तैयारी को और रिवीजन और प्रैक्टिस उसको लेके चल सकें। तो स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बल्कि इससे पहले थोड़ा सा मैं आपका बैकग्राउंड आप लोगों का जानना चाहूँगा कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका अकाउंटिंग जो पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग आपका इंट्रो टू अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी भी है, सही है जी। इसका दोबारा ज़रा अंदाजे के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ी वो हाथ खड़ा करें। सो क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग अभी नहीं पढ़ी है। ये ज़रूरी था मेरे लिए जानना, क्योंकि हम जब स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए एज अ टीचर कि हम जिन पॉपुलेशन से डील कर रहे हैं वो कैसी है। अच्छा जी, ये ब्रीफ सा मेरा इंट्रोडक्शन। 99 में मैंने क्वालिफाई किया था जी कि तासीराती KPMG जो पाकिस्तान में एक फ़र्म है लाहौर से, और तकरीबन उसके बाद मैं कुछ अरसा इंडस्ट्री से अटैच रहा 2002 से, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में मेरी इन्वॉल्वमेंट है और मैं ACC और CA के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह अमंग्स्ट दोज फ्यू अकाउंटेंट्स। जब मैंने क्वालिफाई किया तब तो वाकई वेरी फ्यू होते थे, अब तो फिर माशाल्लाह कुछ हमें नज़र आते हैं जिन्होंने CA विदाउट एनी फेलियर किया हुआ है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में भी जब हमारे पैमाने में 4 पेपर इकट्ठे मैंडेटरी होते थे और किसी एक पेपर में भी फेल का मतलब चारों में फेल होता था। 3 पास हैं, एक में फेल हो गए हैं तो भी चारों में फेल कंसिडर किया जाता था, चारों दोबारा देने पड़ते थे। तो उस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विदाउट फेसिंग एनी फेलियर ये सब्जेक्ट सारे CA के पास किए हुए हैं। करंटली आई एम वर्किंग एज अ पार्टनर इन रहमान सरफराज रहीम इकबाल रफ़ीक विच इज़ मेंबर फर्म ऑफ रसल ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल, और मेरे एरिया ऑफ टीचिंग में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। कैफ 3 है, कैफ 6 में जो फाइनेंस का पोर्शन है सिर्फ वो मैं टेकअप करता हूँ, और BFD है। मेरी टीचिंग कैरियर बल्कि अगर मैं देखता हूँ तो ACC में भी कुछ ऐसा ही था और CA में भी ऐसा ही है कि मैं एडवांस पेपर से पढ़ाना शुरू करता हूँ फिर नीचे आता हूँ। नॉर्मली लोग बेसिक पेपर से पढ़ा के ऊपर जाते हैं, मैं ऊपर से पढ़ा के फिर नीचे आता होता हूँ। ACC में मैंने ऐसा किया था, मैंने पहले एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाई थी, उसके बाद फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई थी। और CA में भी मेरा ऐसा ही है कि मैंने पहले BFD जो है वो पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनल लेवल्स पे होती थी उसको पढ़ाया, और उसके बाद फिर मैंने कैफ लेवल पे कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ाना शुरू किया। इसको भी 7-8 साल हो गए हैं कॉस्ट को पढ़ाते हुए भी, ICAP लेवल पे भी। तो ये ब्रीफ मेरा इंट्रोडक्शन था, और इसमें मैंने जो बात आपसे की कि फर्स्ट अटैम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब पेपर पास किए तो उसकी वजह जो मैं समझता हूँ, जो अल्लाह ताला की मदद से मुझे गाइडेंस रही, दैट वाज माय स्टडी मेथडोलॉजी। मैं पढ़ता कैसे था, मैं प्रैक्टिस कैसे करता था, मैं एग्ज़ाम कैसे देता था, मैं बड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाता था अपनी प्रिपरेशन को, अपनी परफॉर्मेंस को बाकी स्टूडेंट्स के साथ। और जब टीचिंग में आया तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ें मैंने देखी, मुझे लगा कि जिन्होंने डिफरेंस डाला मेरी परफॉर्मेंस में, मैं आप लोगों से ज़रूर कम्युनिकेट करूं। उसमें रिवीजन की, प्रैक्टिस की और एग्ज़ाम की बेतहाशा स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स शामिल हैं। तो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी उन पे मेरा बहुत ज़्यादा जोर रहे और आप फील करते रहेंगे कि इंशाअल्लाह आपको ये सपोर्ट उधर से मिलती रहेगी। अच्छा जी, अब हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात समझें। तो यहाँ पे जैसे हमें पता है कुछ स्टूडेंट्स ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी भी है, कुछ ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई। तो पहले हम सब्जेक्ट की ABC समझने के लिए, इस सब्जेक्ट को देखने के लिए थोड़ा सा ओवरऑल हम अकाउंटिंग को पहले देखें। तो जनाब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिन्होंने पढ़ी भी है, बाय डेफिनेशन व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? एनी वॉलंटियर, क्या होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? जी, कोई वॉलंटियर चाहिए हमें। मकसद क्या है? ट्रांजैक्शन तो वो तो डील करना है, खरीदो फरोख्त करनी है, वो तो
नुमाइंदे होते हैं, आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, कोई ख़रीद रहे हैं, कोई फ़रोख्त कर रहे हैं, कोई सेल्स हैं, कोई परचेजेस हैं, कारोबार, छोटी सी चले कारोबार की मिसाल ले लेते हैं। एक ग्रॉसरी शॉप है मोहल्ले की, उसमें दुकानदार बैठा हुआ है, वो आपका मटेरियल ख़रीदता है, कुछ चीज़ें दूध ख़रीदता है, दालें ख़रीदता है, चीनी ख़रीदता है, वो बेचता है कस्टमर को। तो ये तो होगी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हम अकाउंटिंग की जब बात करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है? एक बच्चा हाथ खड़ा करे फिर बताएंगे। जी बेटा। कंपनी के पैसे का हिसाब होता है। कंपनी का पैसे का हिसाब होता है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ लग रहा है। ठीक हो गया। चलें, इस तरह भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, और जी और कोई वॉलंटियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मकसद क्या होता है इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का? कि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को समराइज कर सकें इन द शेप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दो चीज़ें हम बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेनली, काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स होती हैं लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो दो चीज़ें होती हैं, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एक होती है फाइनेंशियल पोजीशन। ये दो चीज़ें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हासिल करते हैं। आपने कारोबार शुरू किया, जो भी ट्रांजैक्शन होनी है जिसमें कोई कमोडिटी, कोई प्रोडक्ट, कोई पैसा इन्वॉल्व हो गया, उसको रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी ग्रॉसरी शॉप की मिसाल ही ले रहा था। हमने एक ग्रॉसरी शॉप अगर सेटअप करनी है, लेट्स अज्यूम आपने एक दुकान खोलनी है नहीं, तो सबसे पहला काम जो शायद आप कर रहे होंगे वो किसी दुकान को रेंट पे लेने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करोगे शॉप के ऑनर के साथ। खाली दुकान आपने किराए पे ली, एग्रीमेंट साइन करते हुए आपने उसको सिक्योरिटी पे की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगी, तो आपने कहा जी मैंने किराया पे कर दिया है और दुकान मैंने किराए पे ले ली है। इसके पैसे बैंक से निकले, किराया पे कर दिया। इसके बाद आपने कहा जी इस दुकान में मुझे कुछ रैक्स लगवाने की ज़रूरत है, कोई फ्रीज़र रखने की ज़रूरत है, चलें जी रैक खरीदे, फ्रीज़र खरीदे, ये भी ट्रांजैक्शन होगी, इसको भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर आपने कहा जी अब मुझे बेचने के लिए दूध, दालें, चीनी रखने की ज़रूरत है, वो भी आपने सप्लायर से रब्ता किया, उनको भी ख़रीदा, आपने पेमेंट की, दुकान में रख लिया। अब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती जा रही हैं कि हमने क्या ख़रीदो फरोख्त की है। पूरे साल में जो खरीदो फरोख्त आप करते रहे हैं वो रिकॉर्ड करते रहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत। और साल के एंड में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बताएगी एक प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट कि आपने पूरे साल में क्या खरीदा, क्या बेचा, खरीदो फरोख्त की, उससे मुनाफा क्या कमाया। और दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि आपके साल के एंड पे असासे, एसेट्स कितने हैं, मतलब आपके पास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे आपने फ्रिज खरीदा, फ्रीज़र खरीदा, रैक्स खरीदे, ये आपके एसेट्स हैं। और अगर आपने किसी को कोई पेमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल आपने दूध वाले से दूध तो लिया, उसकी अभी पेमेंट नहीं की, वो उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाती है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बनाई जाती है। कमाया क्या हमने और उसमें से असासे कितने बनाए हैं और कितने लोगों के हम लेन देन हमारा पेंडिंग है। ये काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करती है कि ईयर, साल के एंड पे हमारी परफॉर्मेंस बिजनेस की क्या रही इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देयर आर फ्यू मोर स्टेटमेंट्स एज वेल, लेकिन फिलहाल इंट्रोडक्शन लेवल पे हम बात करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अगेन ये डिटेल डिस्कशन आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अब जाहिर बात इन्होंने पहले नहीं भी पढ़ी, वो भी अब पढ़ना शुरू कर देंगे बच्चे, और साथ साथ ये चलती रहेगी। अच्छा जी, हमारा जो स्कोप है कैफ 3 में वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इस सब्जेक्ट का नाम ही हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम बाद में डील करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस बताती है कि पूरे साल में आपने कितनी वैल्यू की सेल्स की, पूरे साल में वो जो आपने सेल्स की हैं वो चीजें आपने कितने की खरीदी थी, प्रॉफिट आपने कितना कमाया। मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे दोबारा हूं यहां पे, तो हम यहां पे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हमने पूरे साल में सेल्स कितने की हैं, लेट्स अज्यूम 100 रुपए की हमने सेल्स की हैं, और इनकी कॉस्ट
क्या थी, ये चीज़ें हमने खरीदी कितने की थी, से 70 रुपये की, तो हमने कहा जी हमने मुनाफा कमाया है 30 रुपये। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने का तरीका है कि पूरे साल में सेल्स कितनी हुई और ये जो चीज़ें हमने बेची हैं ये खरीदी कितने की थी, इन सेल्स की कॉस्ट कितनी थी, उससे हमें प्रॉफिट मिला। कॉस्ट अकाउंटिंग इसके बारक्स बात करती है, ये भी फाइनेंशियल, आप कह सकते हैं अकाउंटिंग की एक ब्रांच है, अकाउंटिंग एक ब्रांच फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, एक ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग बात करती है कि आप अपने बिजनेस में जो चीजें बेचते हैं वो या आप खरीद के बेच सकते हैं या बना के बेच सकते हैं। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, एक जिसे हम शॉप की मिसाल ले रहे थे वो तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी से चीज खरीदी और फिर बेच दी, इसको हम कहते हैं ट्रेड करना, ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग। देन देयर आर सम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, जो चीजें बनाते हैं खुद फिर बेचते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ये फर्नीचर जिस पे आप बैठे हुए हैं, ये कोई यकीनन कोई बिजनेस एंटिटी है जिनको हम एक डिजाइन देते हैं कि भाई इस डिजाइन का फर्नीचर हमें बना दें, तो वो हमारे डिजाइन के मुताबिक फर्नीचर बनाते हैं और बना के हमें बेच देते हैं। उनके पास ये, वो कहीं से खरीद के में नहीं बेच रहे, बना के बेच रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉस्ट अकाउंटिंग बात करती है कि ऐसा इदारा जो चीज खरीद रहा है या बना रहा है उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ रही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, राइज ने एक फर्नीचर वर्कशॉप को ऑर्डर दिया जी हमें 100 डेस्क बना दो, तो वो कैसे लिखेंगे, वो अपना हिसाब किताब कैसे रखेंगे, 100 डेस्क 100 रुपए के बेचे, 100 डेस्क 70 के बने, 30 रुपए मुनाफा कमा लिया ऑर्डर में उन्होंने। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तरीका रिकॉर्ड रखने का। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है, एक डेस्क कितने का बनेगा, ये कैसे मेजर किया जाए। वैसे तो कहने को कहा जा सकता है 100 बटा 100 रुपए के 100 हैं तो बटा 100 कर दो, लेकिन अगर हम 100 नहीं बना रहे, कभी हम 2 बना रहे, कभी 4 बना रहे हैं, तो हम एक यूनिट की कॉस्ट कैसे मेजर कर सकते हैं, किस तरह हम अपने रिकॉर्ड, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करें कि एक डेस्क हमें कितने का पड़ता है, हम इसको मेजर कर सकें। तो ये है जी कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर मैं बिल्कुल बुकिश डेफिनेशन इसकी पढ़ूं, इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट कीप्स track of a company's cost in such a manner that it enables company to determine cost of a product it uses or cost of a service it provides or cost of a process it performs. फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओवरऑल कंपनी की तमाम कॉस्ट का सम बताता है, हमारे खर्चे टोटल इतने हुए हैं, ठीक है जी। कॉस्ट अकाउंटिंग मेजर करना चाहती है एक प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं वो एक यूनिट कितने का बनता है, इस रिकॉर्ड को किस तरह हम, कॉस्ट के रिकॉर्ड को किस तरह मेंटेन करें कि हमें यह इंफॉर्मेशन मिल जाए एक यूनिट कितने का बन रहा है। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग के एक एक्सटेंशन में ही आती है। अभी मैं फिर कह रहा हूँ एबीसी है, आगे कितने ही चैप्टर हमने 12, 14, 15 चैप्टर पढ़ने हैं, कभी कोई कॉस्ट के ऊपर होगा, कोई मैनेजमेंट पे होगा, पढ़ते रहेंगे, साथ साथ तारुफ लेते रहेंगे, बार रिपीट होती रहेंगी चीज़ें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक और थोड़ा समझिए डिफरेंट लाइन है। इसका मकसद है कि इंफॉर्मेशन को इस अंदाज में अरेंज करना कि मैनेजमेंट जो है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके बिजनेस डिसीजंस ले सके। बड़ी सिंपल मिसाल, बिजनेस डिसीजन कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर वर्कशॉप की हम मिसाल है, तो आपके पास एक कस्टमर आ सकता है जी मुझे ये डेस्क की प्राइस बता दें। नॉर्मली कस्टमर ऐसे नहीं होता ये 100 डेस्क बना दें मुझे, वो क्या करते हैं, वो एक सप्लायर के पास जाएंगे जी मुझे 100 डेस्क बनवाने हैं, कॉस्ट पर यूनिट बताएं कितने का डेस्क बना के देंगे, वो दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे। दिस इज हाउ वी शुड डू, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हम पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं। हमने कोई चीज़ खरीदनी हो बाजार से, किसी एक दुकान पर जाके कोई कपड़ा खरीदना है, कोई शूज़ खरीदने, एक दुकान पर जाकर नहीं खरीद लेते, हम दूसरी डिफरेंट शॉप्स पे जाते हैं, शूज़ देखते हैं, प्राइस देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। तो तमाम बिजनेस में कस्टमर ऐसे ही कर रहे होते हैं। अगर हम फर्नीचर वर्कशॉप की मिसाल ले रहे हैं तो हमारे पास जो कस्टमर आएगा वो कहेगा जी मुझे कोटेशन बताएं, मैंने 100 डेस्क लेने हैं, पर डेस्क कितनी कीमत चार्ज करेंगे। इसको हम कहते हैं, दिस इज अ सिचुएशन कंपनीज फेसिंग प्राइसिंग डिसीजन। कंपनी जिसके पास कस्टमर आया कोटेशन मांगने, वो कंपनी इज फेसिंग अ प्राइसिंग डिसीजन कि भाई मुझे कस्टमर को एक प्राइस कोट करनी है।
तो ये एक सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट इज फेसिंग अ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। उसको फैसला करना है, क्योंकि प्राइस हम अच्छी देंगे तो चांसेस है कस्टमर को विन कर सकें। अगर हमने प्राइस गलत दे दी हम कस्टमर को लूज कर देंगे। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट टू बी यूज्ड इन ऑपरेशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने बात की प्राइसिंग डिसीजन। अब कस्टमर को प्राइस देनी है, हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? along with many other information एटलीस्ट हमें कॉस्ट ऑफ अ डेस्क तो जरूर चाहिए ना। कॉस्ट पता होगी तो हम प्राइस बना पाएंगे ना, कि भाई इसकी कॉस्ट कितनी है, उसमें प्रॉफिट ऐड करके हम कस्टमर को प्राइस दे पाएंगे। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें, ये बड़ी सिंपल मैंने आपको मिसाल दी। इसके अलावा हमने प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, क्या क्या डिफरेंट डिसीजन मेकिंग हो सकती हैं, किस तरह उनका फैसला किया जाता है, पूरा एक हमारा चैप्टर्स हैं, कई चैप्टर्स जो हमने पढ़ने हैं। तो फिलहाल मैंने एक सिंपल मिसाल दी प्राइसिंग डिसीजन, कि हमने प्राइसिंग डिसीजन करने हैं, उसके लिए भी हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी और वो इंफॉर्मेशन हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू मिलेगी। इन दोनों सब्जेक्ट्स को जनरली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट को हम डिफरेंशिएट नहीं करते, क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, सप्लीमेंट कर रहे होते हैं। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्राइसिंग डिसीजन लेना है तो प्राइसिंग डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए कॉस्ट पे, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाएगी कॉस्ट पर यूनिट क्या है, और वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करके प्राइसिंग डिसीजन लेने में हमें हेल्प करेगी। सो विल डील मेनी अदर सिचुएशंस एज वेल। तो फिलहाल हम इनको, अगर इन दोनों को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम कंबाइन करके चलेंगे, कॉस्ट का रिकॉर्ड रखना, पर यूनिट रिकॉर्ड रखना, और उसकी मदद से डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट को जो जरूरत होती है उसके फैसले करने के लिए वो इंफॉर्मेशन अरेंज करना, ये हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। और कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट पर यूनिट का हिसाब रखना। अब इनको अगर हम कंपैरिजन में देखें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्राइटेरिया नंबर 1, इंफॉर्मेशन मेनली प्रोड्यूस्ड फॉर। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंटरनल यूजर के लिए होती है। वो सिर्फ कंपनी में, विद इन कंपनी जो मैनेजर्स हैं कंपनी के, वो बिजनेस मैनेजर हैं, वो परचेज मैनेजर हैं, वो सेल्स मैनेजर हैं, उनके इस्तेमाल के लिए होती है। एम्प्लॉयज यूज करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन हमें देती है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं, जिसमें प्रॉफिट लॉस है, जिसमें आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, वो नॉर्मली एक्सटर्नल टू द कंपनी लोगों के लिए होती है। वो लोग जो कंपनी के साथ ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, जैसे क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने चीज़ें खरीदी हैं, जैसे बैंकर्स हैं आपके, इवन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जिनको लिमिटेड कंपनीज को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी सबमिट करनी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्राइमरली एक्सटर्नल यूजर के लिए, एम्प्लॉयज़ के काम की वो इन्फॉर्मेशन यूजुअली नहीं होती। एम्प्लॉयज़ की काम की इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आती है। पर्पज ऑफ द इंफॉर्मेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाई जाती है प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपने मुनाफा कमाना है। मुनाफा कमाने का एक तरीका तो यह कि आप प्राइस बढ़ा दें, लेकिन जैसे मैंने कहा अगर प्राइस आपकी अच्छी नहीं है तो आपका तो कस्टमर लूज हो जाएगा। तो मुनाफा कमाने का दूसरा तरीका क्या है कि कॉस्ट को कम से कम रखें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कम से कम रख सकते हैं, वो हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। एंड देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे होते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही, कंपनी कितना मुनाफा कमाया किसी एक साल में, इन अ पीरियड, या किसी एक क्वार्टर में, और उसकी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है जिसमें हम उसके एसेट्स और उसकी लायबिलिटीज का हिसाब रखते हैं। अच्छा, एक बात आपने बेटा जहन में रखनी है कि नॉर्मली ये कोर्स, जैसे हमने कहा कैफ 3 नई स्कीम, जब ट्रांजिशन में जाते हैं तो इस तरह के चैलेंजेस हमें आते हैं। कैफ 3 इज डिजाइंड फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने पीआरसी में इंट्रो पढ़ा हो। डिज़ाइन ऐसा ही है ना, पीआरसी के बाद पढ़ा हुआ, लेकिन ट्रांजिशन की वजह से वी नो, जैसे हम देखा काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इंट्रो नहीं पढ़ा हुआ। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे मैं कोई ऐसी टर्म बोलूँ जो कि आपको लगे या मुझे नहीं समझ आई है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बेटा, कभी भी क्लास में हाथ रेज करके क्वेश्चन पूछने से ना घबराइएगा, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि ये हमें सेशन में, कभी ना इस तरह के सेशन में, ट्रांजिशन सेशन में चैलेंज थोड़ा रहता है हमें। पिछले सेमेस्टर में भी चैलेंज था,
अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से इसको कवर कप कर लिया। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई मैंने टर्म बोली आपको नहीं समझ आई, यू हैव ऑल द राइट टू आस्क। कोशिश तो मेरी है कि मैं टर्म्स कम से कम वो यूज़ करूँ जो इंट्रो वाली हैं, जिन्होंने बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ, ताकि वो भी हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो सके। और ये भी सिर्फ एक हफ्ते की बात है, 5 से 7-8 लेक्चर गुजरेंगे तो हम सारे एक लेवल पे तकरीबन आ चुके होंगे। कुछ बच्चे आप इंट्रो पढ़ना शुरू कर देंगे, उसकी बेसिक टर्म सीख चुके होंगे, कुछ मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊँगा। तो हम एक हफ्ते बाद, 8-10 दिन बाद हम एक लेवल पे सारे आ चुके होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कोई मेरे को चैलेंज नहीं होगा, लेकिन टिल दैट टाइम कोई इशू, कोई आपको टर्म में दिक्कत हो, कभी भी सवाल पूछने से ना हिचकिचाइएगा। अच्छा जी, लीगल रिक्वायरमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। हम तो सिर्फ इंटरनल अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, कानून नहीं हमें कहता कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करो। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खासतौर पर लिमिटेड कंपनीज के लिए कानून कहता है कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाइए और इन लोगों से शेयर कीजिए। ये कानून की रिक्वायरमेंट है। फॉर्मेट्स, किस फॉर्मेट पे बनाई जाए, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अपने इस्तेमाल के लिए बना रही है, तो हर कंपनी अपने हिसाब से फॉर्मेट डिसाइड कर सकती है। कोई सजेस्टेड बाइंडिंग फॉर्मेट नहीं होते, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। कभी आपने जैसा फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट दिया जाएगा कि भाई 1 2 3 4 5 ये 6 आइटम हैं जिनसे आपका पीएनएल बनेगा। आपको फाइनेंशियल पोजीशन का एक फॉर्मेट दिया जाएगा, कभी ऐसे एसेट रिकॉर्ड करने, ऐसे लायबिलिटीज रिकॉर्ड करनी है। स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के, फ्रेमवर्क हैं जो आपको बताते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे करनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता। ये कंपनी के मैनेजर्स जो काम कर रहे हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी, उनकी अपनी स्वाबदीद है। उनको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, किस फॉर्मेट पे चाहिए, उसको उस तरह डिजाइन कर सकते हैं। कोई बाइंडिंग फॉर्मेट यहां पे नहीं है। नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों यूज की जाती हैं। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल से क्या मुराद है, फर्क बताएगा? व्हाट इज फाइनेंशियल एंड व्हाट इज नॉन फाइनेंशियल? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल बिल्कुल ठीक ठीक बताया साथी ने। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में पैसा इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में आपसे बात की कि कॉस्ट पर यूनिट, एक डेस्क हमें कितने का पड़ता है, हाउ टू रिकॉर्ड दिस, हाउ टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। कॉस्ट कितनी, कितने रुपए कॉस्ट है एक डेस्क की, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बी रेफरिंग टू क्वांटिटी, कि एक टेबल बनाने में लकड़ी कितनी लगी, पाइप कितना लगा, कपड़ा कितना लगा, ये भी इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी यूज की जाती है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी मेंटेन की जाती है। क्योंकि जब आपने एक डेस्क की कॉस्ट का हिसाब रखना है तो उसमें आपको उसकी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंसिडर करेंगे तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। कितने मीटर कपड़ा लगा, ये नॉन फाइनेंशियल है। किस रेट पे खरीदा गया, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। कितने फीट ये शीट हमने इस्तेमाल की, ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। किस रेट पे खरीदी, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्राइमरली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्राइमरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से डील करती है। इसमें नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको रेयरली कहीं नजर आएगी। ऑल्दो हम जब जाते हैं कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमसे कहीं ना कहीं, इसलिए यहाँ पे मोस्टली का वर्ड यूज किया गया, 100% नहीं कहा गया, मोस्टली नॉन फाइनेंशियल, इसमें फाइनेंशियल होती है। कहीं ना कहीं हमसे नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको भी मेंशन कीजिए। जैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम जब किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जब अप्लाई करते हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमसे इंफॉर्मेशन मांगता है कि आप कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के बारे में भी बताइए कि कंपनी में ड्यूरिंग द ईयर कितने एम्प्लॉयज़ रहे। अब ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये भी, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसका भी रिकॉर्ड हमें स्टेटमेंट्स में देना पड़ता है। बट प्राइमरली मोस्टली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जबकि यहाँ पे इक्वली यूज हो रही होती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बगैर यहाँ पे समझा नहीं जाता कंप्लीट है।
इधर ऐसा नहीं है, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं बताए जाते, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज या जो बड़ी लिमिटेड कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगी। टाइम पीरियड, किस अरसे के लिए इनको प्रिपेयर किया जाता है, हिस्टोरिकल एंड फॉरवर्ड लुकिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डाटा भी यूज किया जाता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फ्यूचर के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन प्रिडिक्ट करते हैं। पास्ट इंफॉर्मेशन भी है हिस्टोरिकल, फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन भी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। वेयर एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टोटली हिस्ट्री। फाइनेंशियल अकाउंटिंग टोटली हिस्ट्री होती है, ये सिर्फ पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपको, क्योंकि इसमें हमने कहा क्या कि भाई पास्ट में जो हमने ट्रांजैक्शंस की उन्हीं का रिकॉर्ड हम रख रहे होते हैं, जबकि यहां पे हम क्या कर रहे होते हैं कि ये जो हमने डेस्क है ये हमने बेचना है, तो किस प्राइस पे बेचें, कस्टमर को प्राइस देनी है हमने, तो कस्टमर को प्राइस पसंद आएगी तो वो फ्यूचर में हमें ऑर्डर देगा ना। वो कस्टमर हमारे पास आएगा, जी मैंने आपसे अप्रैल में 100 डेस्क खरीदे हैं, तो मुझे बताइए अप्रैल में आप मुझे डेस्क कितने का बेचेंगे। अब ये फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है कि फ्यूचर में हम उसको कितने पैसे उसे वसूल करना चाहते हैं एक डेस्क के। पास्ट की इंफॉर्मेशन भी इसमें मेंटेन की जाती है। हम कैलकुलेट करेंगे पिछले महीने हमें डेस्क कितने का पड़ा, फिर हम हिसाब लगाएंगे अगर ये डेस्क अगले महीने हम बनाएं तो हमें कितने का पड़ सकता है, उसके हिसाब से अगले महीने में कितनी प्राइस कस्टमर को कोट करनी चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हिस्ट्री भी होती है, फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन भी होती है, जिसको हम फॉरवर्ड लुकिंग कह रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग टोटल हिस्ट्री होती है। ये बैल एबीसी थोड़ी सी हमने सब्जेक्ट की तरह देख ली कि हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखना क्या है, कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना। हम किस तरह कॉस्ट पर यूनिट मेजर कर सकते हैं, ये डेस्क कितने का पड़ा हमें, हम इसका रिकॉर्ड कैसे रखें, कैसे कैलकुलेट करें कॉस्ट पर डेस्क, ये जानना हमें इसलिए जरूरी है ताकि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें, हम प्राइसिंग डिसीजन में इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें, इसलिए हमें कॉस्ट का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। ये जो कुछ फीचर्स हैं इनके, कोई सवाल किसी टर्म पे किसी जगह आपको कोई फर्दर गाइडेंस चाहिए तो पूछिए। सर आपने फ्रेमवर्क यूज किया था वर्ड, वो क्या होता है? बेटा फ्रेमवर्क से मुराद होता है सेट ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है, कि आपको एक सेट ऑफ गाइडलाइन दे दी जाए कि भाई इन गाइडलाइंस के मुताबिक काम कीजिए। नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें एक गाइडलाइंस दी जाती हैं जिनको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे अकाउंटिंग तो देखेंगे, वो हमें एक सेट ऑफ रूल्स दे दिए गए हैं कि इन रूल्स के मुताबिक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा सेट फ्रेमवर्क नहीं होता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देयर इज अ सेट फॉर्मेट, जैसे हमने बात की थी कि आपने प्रॉफिट लॉस का एक सेट फॉर्मेट है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक सेट फॉर्मेट है जिसके मुताबिक आपको चीज इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है। वो एक हमें फ्रेमवर्क है जो हमें ये फॉर्मेट्स प्रोवाइड करता है, जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। वहां पे वी आर एट लिबर्टी टू डिसाइड ऑन एनी फॉर्मेट। ठीक है जी, एनी अदर जी बेटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम कमिंग ईयर्स के लिए नहीं बना सकते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्ड हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई उनको रिकॉर्ड कीजिए और उन ट्रांजैक्शन को फिर समराइज कर दीजिए, पास्ट का रिकॉर्ड है। हम फ्यूचर के बारे में बना सकते हैं, उसको हम बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं, उसको हम बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। और ये जो बजटिंग का हमारा एरिया है ये हमारा कैफ 6 में हम पढ़ेंगे। ये भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर ही आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर नहीं आता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली डील्स विद पास्ट, व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर आ जाएगा। ठीक है, बजटेड पीएनएल बनाना, बजटेड बैलेंस शीट के अगले साल हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं, ये बजट है, हमारा अंदाजा लगाना है। अगले साल हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी होंगी, अगले साल की जब बात हुई फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बात निकल गई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली डील्स विद पास्ट, जो हो चुका है उसका रिकॉर्ड रखना। सर और ये स्टेटमेंट्स तो एम्प्लॉयज बनाते हैं ना, फिर ये गवर्नमेंट के शेयर होल्डर्स के लिए यूजफुल कैसे? सॉरी, मतलब कि ये जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं एम्प्लॉयज बनाते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल एम्प्लॉयज बनाते हैं। तो फिर ये शेयर होल्डर्स या गवर्नमेंट बैंक इनके लिए कैसे यूजफुल?
बेटा बनाते एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन एक सेट गाइडलाइन के मुताबिक बनाते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाते हैं। एक सेट फॉर्मेट है, ग्लोबली नोन फॉर्मेट है। आपको पाकिस्तान में किसी अमेरिकन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाए, आपको किसी ब्रिटिश कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाए, अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है तो आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता है जो कंपनीज होती हैं बनाते तो एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन ऑडिटर्स उनको ऑडिट भी करते हैं, जो कि एक तरह की सर्टिफिकेशन होती है कि जिसमें हम ओपिनियन दे रहे होते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक है, ठीक है। तो जब एक फॉर्मेट, क्योंकि इसीलिए हमने कहा फॉर्मेट क्यों रिक्वायर्ड है कि बना मैं रहा हूँ, पढ़नी आपने है। तो अगर मैं अपने हिसाब से बना दूंगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो जो बाहर के लोगों के लिए हमने बनानी है उसका फॉर्मेट डिसाइडेड है, भाई इस हिसाब से बनानी है ताकि सबको समझ आ जाए। लेकिन जब मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहा हूं तो वो इंफॉर्मेशन मैंने या मेरे साथियों ने यूज करनी है, तो किसी को नहीं समझ आएगी मुझसे पूछ लेगा, हम एक ही कंपनी में काम करते हैं तो जो मर्जी फॉर्मेट में इस्तेमाल कर लूंगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो मर्जी फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी आर एट लिबर्टी टू यूज एनी फॉर्मेट। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? जी बेटा, लिमिटेड कंपनीज कौन सी होती हैं? जब आप कारोबार शुरू करते हैं तो कारोबार शुरू करने के लिए आपको एक बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश करना पड़ता है। बिजनेस एंटिटीज, बिजनेस यूनिट्स कई तरह के हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जी हम सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकते हैं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला कारोबार करना चाह रहा हूं तो मैं एज एन इंडिविजुअल कारोबार शुरू कर देता हूं, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। एक बिजनेस एंटिटी का फॉर्मेट पार्टनरशिप होता है, जिसमें मैं और आप या 4 लोग या 6 लोग मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि एज अ पार्टनर हम काम करने जा रहे हैं। एग्रीमेंट किया हमने पार्टनरशिप का कि एज अ पार्टनर हम एक से फर्नीचर वर्कशॉप खोलने जा रहे हैं, इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। फिर एक लिमिटेड कंपनी होती है जिसको हम SCCP के साथ रजिस्टर करवाते हैं। फ़र्क क्या होता है लिमिटेड और आम पार्टनरशिप में? आम पार्टनरशिप में अगर मेरा कभी नुकसान हुआ, हम कभी नुकसान में चले गए, तो मैंने जिन लोगों का लेन देन करना है उन सब को पैसे पूरे करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पार्टनर की जिम्मेदारी है। बेशक मुझे घर बेच के, गाड़ी बेच के पैसे पूरा करना पड़े, हम करेंगे पार्टनरशिप में। इवन सोल प्रोप्राइटरशिप में भी यही है। अगर मेरा कारोबार नुकसान की वजह से बंद हो गया तो कारोबार बंद होने के बाद मुझे अपने घर से पैसे लाके अपनी लायबिलिटीज पे करनी पड़े तो वो मेरी मजबूरी है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज वो होती हैं जिनमें बिजनेसमैन इस तकलीफ से बचता है। उसमें बिजनेसमैन कारोबार शुरू करते हुए एक फिक्स अमाउंट बिजनेस को दे देता है। ये मैंने बिजनेस शुरू किया है और मैंने 1 करोड़ इसमें डाले हैं। जब लिमिटेड कंपनी बनती है उसमें जिम्मेदारी लिमिटेड होती है बिजनेसमैन की। ऐसा नहीं कि कारोबार नुकसान हो गया तो घर भी बिक गया। लिमिटेड कंपनी में कारोबार जब रजिस्टर हुआ SCCP के साथ, स्टॉक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ, तो बिजनेसमैन ने, ऑनर्स ने कहा जी हमने 1 करोड़ इस कारोबार में डाले हैं, हम 1 करोड़ से कारोबार शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कभी कारोबार डूबा, नुकसान हुआ, तो भैया 1 करोड़ ही डूबेगा, मेरा घर नहीं बिकेगा इससे, ठीक है। लायबिलिटी जो होती है ऑनर्स की वो लिमिटेड हो जाती है जितना पैसा उन्होंने कारोबार में डाला। जबकि पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। कारोबार में मैंने जितना भी पैसा डाला वो तो जाएगा ही जाएगा, मेरा घर भी बिक जाएगा अगर नुकसान ज्यादा हो गया। ठीक हो गया जी। एनी अदर क्वेश्चन? सर कंपनी के जो एसेट्स हैं जी बेटा, लिमिटेड जब होगी लायबिलिटी तो वो भी बिक जाएंगे। बेटा लिमिटेड लायबिलिटी में कंपनी के जो एसेट्स हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल हो जाएंगे अगर जरूरत पड़ी हमारी लायबिलिटीज पे करने के लिए। कारोबार डूब गया और मेरे पास बैंकों के मैंने पैसे देने हैं तो मेरे सारे कंपनी के सारे एसेट्स जरूर इस्तेमाल होंगे, क्योंकि कंपनी के एसेट्स उसी पैसे से बने हैं ना जो मैंने पैसा कारोबार में डाला था। तो उस पैसे से जो मैंने कारोबार में 1 करोड़ डाला, वो कारोबार में कैश पड़ा हुआ है या उसकी कोई मशीनरी ले ली हुई है या उसकी कोई बिल्डिंग ले ली हुई है, उस पैसे से जो भी एसेट्स बने हैं वो कंपनी के नुकसान को भरने में इस्तेमाल होते हैं तो हो जाए। मेरी जो पर्सनल एसेट्स हैं उसके अलावा जो बिजनेस में पैसा डाला वो
इफेक्ट नहीं होंगे कारोबार के डूबने के सूरत में। ये लिमिटेड लायबिलिटी का फ़ायदा है, जबकि पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में, जिसमें मैंने अपनी कंपनी को एज लिमिटेड कंपनी रजिस्टर नहीं करवाया, ऐसी सहूलत मुझे नहीं मिलेगी। मेरा अगर कारोबार नुकसान में गया तो मेरे कारोबार के एसेट्स हो जाएंगे, मेरे ज़ाती एसेट भी बिकने हैं, तो बिकेंगे अपनी जिम्मेदारियों को, बैंकों के लोन्स को पे करने के लिए। अच्छा जी, थोड़ी सी हम बात करते हैं पेपर स्ट्रक्चर के ऊपर जी। थोड़ा दोबारा कैफ हमने पढ़ लिया, दोबारा पेपर स्ट्रक्चर पे हम कैफ के ऊपर आते हैं कि भाई हमारा पेपर कैसा आने वाला है। हमारे पेपर के एग्जामिनर ने 2 सेक्शन बनाए हैं जी, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तकरीबन 6 जी, मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स आते हैं। और आप देख सकते हैं मॉडल पेपर में सेक्शन ए 53 मार्क्स का था, स्प्रिंग 22 जो पेपर हुआ उसमें 49 मार्क्स का था। सेक्शन बी में हमें 3 क्वेश्चन आते हैं, ये जरा लेंथी क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन मैक्सिमम अप टू 20 मार्क्स जा सकता है, लेकिन मॉडल पेपर में ये तीनों क्वेश्चन 47 मार्क्स के थे और स्प्रिंग में ये तीनों क्वेश्चन 51 मार्क्स के थे। तो इन टोटल हमें 9 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 6, 8, 10 नंबर के, सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन हो गए 14, 15, 18, 20 नंबर इस रेंज के, ठीक है जी। और मार्क्स सेफली आप कह सकते हैं 50-50 हैं, 6 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ऑलमोस्ट 50-50 हैं। तो ये जो हमारे पेपर स्ट्रक्चर होगा, इसकी इंप्लीकेशन क्या बनती है कि जब 9 क्वेश्चन बनने हैं तो शायद लगभग हर टॉपिक की टच हो जाना है। अब हम जरा एग्जाम की बात भी कर लें, प्रिपरेशन की बात भी कर लें कि हमारे चैप्टर भी कोई इतने कोई मिला के टॉपिक भी हमारे यहाँ पे 9-10 टॉपिक ही बनते हैं या 11 बनते होंगे, तो 9 तो क्वेश्चन आ जाने हैं। इसका मतलब ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे एग्जामिनर किसी पे छोटा सवाल दे देगा, किसी पे लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा, वो टेस्ट हो जाना है। सो ये तो एक जनरल गाइडलाइन आई बिलीव आपको बता दी गई होगी, अगर लेकिन नहीं पता तो याद रख लीजिए सीए में देयर इज़ नो रूम फॉर सिलेक्टिव स्टडीज़, कोई सिलेक्टिव स्टडी का रूम नहीं होता। जैसे हम इससे पहले मैट्रिक में इंटर लेवल तक हम 3 चॉइस होती थी हमारे पास, ये हमें 10 सवाल आए, मुझे नहीं पता अब कैसे चलता है, हम मेरे ज़माने में तो ऐसे ही होता था, 10 सवाल आते थे, 10 में 6 या 7 करने होते थे, 3-4 चॉइस में छोड़ने होते थे, अभी भी ऐसा ही होता है। तो अब सीए में ये चॉइस नहीं होती, सीए में जितने सवाल आएंगे सारे के सारे करने हैं आपने, ठीक है। और सवाल किसी भी एरिया से आ सकता है, तो अगर आप कॉन्फिडेंस से पास होना चाहते हो तो आपको 100% सिलेबस कवर करना है। हाँ, इसमें ये गाइडलाइन आपको टीचर देते रहते हैं कि भाई कौन से एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको ज़्यादा रिवीजन ज़्यादा टाइम देना है, कौन से एरिया लेस इंपॉर्टेंट है, जिनको हम कम टाइम दे के गुजारा करेंगे। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि भाई इसको 0 कर दो, इसको 100 कर लो। यहाँ ये होता है भाई इसको 100 कर लो, इसको 80 कर लो, इसको 60 कर लो, ये तैयारी काफ़ी है। लेकिन 100 और 0 नहीं होता कि भाई इसको 0 कर लो। आपको तैयारी हर टॉपिक की करनी है, इंशाअल्लाह विल बी कवरिंग एवरी एरिया है। अच्छा जी, ये हमें जो ग्रिड दी गई है आईकैप ने, हमारे सिलेबस को 3 बड़े हेड्स में तकसीम किया गया। पहले जी ए, बी एंड सी, डिफरेंट चैप्टर्स हैं, इन पे हम बात नहीं करते, हम जैसे जैसे पढ़ेंगे उस पर हमारी बात होती रहेगी। लेकिन 3 बड़े ग्रे एरियाज में हर एरिया को नंबर साइन कर दिए, 35 से 45, 20 से 30, 30 to 40। ये आईकैप ने सिलेबस में अपने वेट असाइन किया है। ये मॉडल पेपर में मार्क्स टेस्ट हुए हैं और ये स्प्रिंग 22 में मार्क्स टेस्ट हुए हैं। तो जब से आईकैप ने अपनी स्कीम को इंप्रूव किया है, सिलेबस को स्ट्रक्चर में बांटा है, हम देखते हैं कि आईकैप जो गाइडलाइन देता है उसके मुताबिक ही मार्क्स टेस्ट करता है, गाइडलाइन के मुताबिक ही मार्क्स टेस्ट हो रहे हैं। हमारे ज़माने में ना सिलेबस होता था ना गाइडलाइन होती थी। हमारे ज़माने में बात का तो होता था कि इसी एरिया में से 100 नंबर बन जाते थे पूरे, अब कर लो पास। इस बात का अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे जिनमें बंदे ने उतनी डेप्थ में तैयारी नहीं की होती, उसमें से 30 नंबर का सवाल आ जाता था। कोई गाइडलाइन नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं। अब तो आपको प्रॉपर कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स तक के होंगे, किस एरिया से होंगे, सब कुछ मिलता है। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। इसका फ़ायदा भी होता था, इसका नुकसान भी होता था। आई एम बेनिफिशियरी ऑफ दिस सिस्टम बाय द वे। तो बहरहाल आगे चल के कोई बात करें क्या फ़ायदा उठाता है इस सिस्टम से मैंने। लेकिन हमारा सिस्टम जो सिलेबस डिवाइडेड है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कभी कंसिस्टेंटली रिपीट हो रहा है, कभी टॉपिक बदल रहे हैं, कभी टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, कहीं चेंज हो रहे हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो एग्जामिनर कहीं पे भी जा सकता है, उसके पास ऑप्शन है कि किसी भी एरिया में वो टच कर दे
और वो उसके लिए जनरली, लेकिन हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आगे चलेंगे मैं आपको बता दूंगा देयर आर सर्टेन एरिया जो कि शायद 99% चांस है कि टेस्ट होंगे आपके सिलेबस में। जैसे ये एरिया है 99% चांस है कि आपके सिलेबस में टेस्ट होगा। जैसे ये एरिया है 99% चांस है टेस्ट होगा। ये एरिया है 99% चांस है टेस्ट होगा। ये जो एरियाज है ना मिला के ये हमारा एक टॉपिक बनता है। ये तो 100% है कि इसमें से टेस्ट होना ही होना है। सो हम 9 में से समझ लें आप टोटल 9 क्वेश्चन आने हैं, 9 में से 6 या 7 क्वेश्चन तुम बता सकते हैं 6-7 क्वेश्चन तो ये टॉपिक है यहाँ से आने हैं, बाकी 2-3 बदल सकते हैं, कभी इधर से होंगे कभी उधर से होंगे। तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे आगे चलेंगे हम ये बात करते रहेंगे कि कौन से टॉपिक मस्ट अपेयर है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस और कौन से टॉपिक जिनमें एग्जामिनर प्ले कर सकता है। बट यहाँ से भी जो बात हम देख रहे हैं कि चॉइस का रूम आपको बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, कोई चॉइस आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि आप स्टडी में सिलेक्टिव हो सको। ये इन जनरल सिलेबस की गाइडलाइन है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर ने हमें जो ICAP ने बताया हुआ है, सिलेबस नई स्कीम जब आती है तो एग्जामिनर ने हमें कहा हुआ है कि भाई जो कंटेंट किताब में ICAP की किताब में जो कंटेंट आ गया है ना और वो सिलेबस में भी अवेलेबल है, दैट इज योर सिलेबस, दैट इज एग्जामिनेबल। सिलेबस में भी है, ICAP की किताब में भी है तो एग्जामिनेबल है। कोई ऐसी चीज जो सिलेबस में है लेकिन किताब में नहीं है, एग्जामिनेबल नहीं है। जैसे पिछली टर्म में ऐसे हुआ, सिलेबस में एक टॉपिक कैफ 3 में था, किताब में नहीं था, तो हमने पता तो था ICAP ने हमें लिख के दिया कि भाई ये टॉपिक एग्जामिनेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर हमने ICAP से पता करना बेहतर समझा, उनको बताया, पूछा उनसे कि भाई ये टॉपिक, उनका जी नहीं जी क्योंकि किताब में नहीं है इसलिए टेस्ट नहीं होगा। ये रूल है, सिलेबस में लिखा हुआ है, किताब में नहीं है टेस्ट नहीं होगा, किताब में है सिलेबस में नहीं है टेस्ट नहीं होगा। ठीक हो गया? तो वो टॉपिक जो दोनों जगह प्रेजेंट हैं, सिलेबस में भी हैं किताब में भी हैं, वो टेस्ट होंगे बाद है। वो जो टॉपिक पिछली दफा किताब में नहीं था अब नई किताब में आ चुका है तो इस वक्त वो आपके लिए एग्जामिनेबल हो गया है। वो छोटा सा टॉपिक है, उसको हम देखेंगे। तो ये तो एक होगी सिलेबस की गाइडलाइन, बट दिस इज नॉट योर हेडेक, दिस इज माय हेडेक। आई विल टेक केयर कि इंशाअल्लाह जो किताब में है जो सिलेबस में है वो पूरा हम फुली कवर करें इंशाअल्लाह। और जहां तक बात आती है डिफिकल्टी की, इसमें एक मैं समझता हूं जो मैंने रिसेंट स्कीम में देखा वो एक अच्छी बात है जो मैं नजर आई, अच्छी क्या मुझे लगता है एक मुनासिब बात नजर आई। पहले ये टॉपिक आपको पता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब हम पढ़ाते थे बच्चों को स्प्रिंग 22 से पहले ऑटम 21 तक, इट यूज्ड टू बी टेस्टेड एट कैफ 8 लेवल। आखिरी अटेम्प्ट में बच्चा पेपर दे रहा होता था कैफ की, अब आप लोग देने हैं कैफ की पहली अटेम्प्ट में। तो जो अच्छी बात है जो ICAP ने की कि इनका टेस्टिंग लेवल थोड़ा नीचे लाया है, विच इज़ फेयर कि कैफ 8 लेवल पे बच्चा कैफ की 1.5 की स्टडी के बाद बैठता था और आप अब AFC PRC के बाद फौरन बैठे हुए हो, तो डिफिकल्टी लेवल एग्जामिनर ने थोड़ा सा कम किया है, विच इज़ गुड, विच इज़ रैशनल, आई वुड से अक्लमंदी है, जिसका फ़ायदा इस अटेम्प्ट में आपको स्टूडेंट्स की फीडबैक से भी नजर आएगा। सब ने कहा जी बड़ा आसान बड़ा आसान। उसकी वजह यह थी कि हम जो 5 पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम कैफ 8 के, क्योंकि वही अवेलेबल है अभी, और कैफ 8 थोड़ा सा एडवांस लेवल समझा जाता है। उसकी टेस्टिंग सिलेबस वही है लेकिन टेस्टिंग ज़्यादा थोड़ा मुश्किल लेवल पे होती थी। अब हमारे पास मटेरियल तो वही अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए कैफ 8 का ही, और तो कैफ 8 के लेवल की जब तैयारी करते हैं आप, जो एडवांस लेवल पेपर था, पेपर आ जाता है आपका ज़रा कैफ 3 लेवल का जो हल्का है, तो आपके लिए बड़ा आसान रहता है ये। तो ये इस लिहाज से एक पॉजिटिव है, क्योंकि गाइडलाइन पहले एग्जामिनर ने एक और जो गाइडलाइन मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का क्या होगा। उन्होंने कहा जी डिफिकल्टी लेवल अगर देखना है तो ICAP का क्वेश्चन बैंक देख लें। ICAP के पास ऑप्शन है कि उस डिफिकल्टी लेवल तक जा सकता है। ICAP के क्वेश्चन बैंक में हम देखते हैं तो 5 पेपर क्वेश्चन जो पड़े हैं वो सारे कैफ 8 वाले हैं, तो ICAP वहां तक जा सकता है, लेकिन अच्छी बात है कि ये उस लेवल तक गए नहीं, लेकिन हम प्रिपरेशन बहल उसी लेवल की करेंगे, उस लेवल तक हमें जाना पड़ेगा। जो डिफिकल्टी लेवल ICAP ने अपने क्वेश्चन बैंक में दे दिया, हमें उस डिफिकल्टी लेवल तक अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये गाइडलाइन भी ICAP ने हमें दी हुई है। अच्छा जी, स्टडी मटेरियल प्राइमरली आपको नोट्स जो हैं वो आपको यूज करने हैं, हमें क्लास में भी घर पे भी वो यूज करने हैं, बट आई रिकमेंड कि आप अपने साथ ICAP की स्टडी टेक्स्ट को भी कैरी कीजिए। कैरी इन द सेंस अपने पास हार्ड फॉर्म में लेने की वजह जरूरत नहीं है, सॉफ्ट फॉर्म में अगर आपके पास होनी चाहिए। ये किताब आपके किस काम आएगी?
बाज़ होता क्या है, हमारे यहाँ पे स्टडी का अंदाज रहेगा कि हम हर टॉपिक की बेसिक डिस्कस किया करेंगे, उसकी इलस्ट्रेशन छोटी छोटी सी एग्जाम्पल 2-2 4-4 लाइनों की किया करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको एग्जामिनर क्वेश्चन तक लेके जाया करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम हर चीज़ को डिटेल में आसानी से आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ें, लेकिन बाज़ होता है कुछ बच्चों को चैलेंज आ जाता है किसी एरिया में। आई विल बी अवेलेबल टू क्लैरिफाई योर क्वेरीज, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी फील करते हैं यार मुझे पास कुछ और होना चाहिए, तो कुछ और मटेरियल जो है उसके लिए ये आपको किताब आपके पास होगी। तो अगर आपको किसी चैप्टर में लगता है कि भाई मज़ा नहीं आ रहा, अभी मुझे इतनी समझ अच्छी तरह नहीं आ रही, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी को एक आध चैप्टर किसी बच्चे को चैप्टर 1-5 में मसला हो, किसी को 3-7 में मसला हो, जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो, अगर आप टेक्स्ट बुक आपके पास है तो उस चैप्टर को टेक्स्ट बुक से भी रीड करना विल फैसिलिटेट यू अ लॉट। ये ऑप्शनल है रखना, क्योंकि इसके ज़्यादातर क्वेश्चन तो हमारे इस नोट्स में कवर हो रहे होंगे। और बाद अब ये नोट्स आपको आज शाम तक मेरी पब्लिशर से बात हुई, विल बी अवेलेबल इंशाअल्लाह। तो मे भी कल आप जब क्लास में आए तो शायद आप लोगों के पास हों, तो आज शाम को या कल सुबह आप ये ऑब्टेन कर सकेंगे, इधर बुक शॉप पे अवेलेबल हो जाएंगे राइस की। तो इंशाअल्लाह हम प्राइमरली ये डॉक्यूमेंट है जी हमारी जो क्लास में यूज़ होगी, ये भी आपके घर में चाहिए, ये ना भी हो तो इसकी खैर है, ठीक है। आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग एज वेल। इसमें हमारे तकरीबन 5 पेपर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं, लेकिन किताब के बगैर आपकी क्लास में कंडक्ट मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने इलस्ट्रेशंस करनी होंगी किताब से, उसमें क्वेश्चन भी सारे उसमें गिवन है जो हम क्लास से कर रहे होंगे, तो किताब आपको डेली बेस पे कैरी करनी पड़ेगी आपको। इसमें बेतहाशा बेसिक इलस्ट्रेशंस हैं, जैसे कई चैप्टर पे 40-40 50-50 इलस्ट्रेशन हैं सिर्फ एग्जामिनर क्वेश्चन के अलावा, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है और वो डिस्कशन इलस्ट्रेशन के थ्रू ही हम बिल्ड कर पाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक जो अहम चीज़, जो एक मिसकंसेप्शन हमारे रह जाती है कि टॉपिक कॉस्ट अमेंडमेंट अकाउंटिंग कोई पूछे न्यूमेरिकल या थ्योरी है, तो यस ये तो न्यूमेरिकल टॉपिक है, 95-98% हमें इसमें न्यूमेरिकल ही आते हैं। हमें भी 2-4 नंबर की थ्योरी लिखने को आ जाए, न्यूमेरिकल टॉपिक है सारे, पेपर भी न्यूमेरिकल आता है, नंबर्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इन न्यूमेरिकल को करने की एबिलिटी हासिल करने के लिए देयर आर सर्टन प्रिंसिपल्स जो हमें सीखने पड़ते हैं और जो लिखे हुए होते हैं। मैं यहाँ पे बोलूँगा, नोट्स में भी लिखे होंगे, किताब में भी लिखे होंगे। तो चीज़ों को आपने बहुत ज़रूरी है जानना कि आप इनको नोट से पढ़ के जानिए, या अगर टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ती है उसको भी पढ़िए, ठीक है। और बेसिक इलस्ट्रेशन समझिए। हमारी क्लासरूम अप्रोच भी यही होगी, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा आपको, कोई एक टूल पढ़ाना है, उस टूल की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, वो टूल यूज़ कैसे किया जा सकता है, थॉरली डिस्कशन होगी, फिर बेसिक इलस्ट्रेशन होंगी और फिर एग्जामिनर क्वेश्चन पर जाएंगे। तो आपको जब भी किसी टॉपिक को सीखना होता है तो बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, उसके लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। ये मैंने रीडिंग को यहाँ पे स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, मैं फिर क्लियर करता हूँ कि न्यूमेरिकल पेपर को पास करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पेपर में परफॉर्म करने के लिए आपको रीडिंग की भी ज़रूरत होती है। अगर आप किताब और नोट्स पढ़ने के आदी नहीं हो, सिर्फ प्रैक्टिस या क्वेश्चन करना आपको पेपर पास नहीं करवाएगा, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इस चीज़ को एलैबोरेट करता रहूँगा, रीडिंग क्यों ज़रूरी है आप इसको मैं समझाता रहूँगा, बट ये ध्यान में रखिए कि नोट्स पढ़ना ज़रूरी है। रेगुलर रहिएगा क्लासेस में जी और होमवर्क में, क्योंकि हमारे जैसे मैंने कहा कोई 11-12 टॉपिक्स हैं हमारे, हर टॉपिक में कोई डिफरेंट असूल हैं। तो एक एक टॉपिक पे से हमें 3 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन, कोई लंबे टॉपिक हैं, कोई शॉर्ट टॉपिक हैं। अगर आप स्टडीज़ में रेगुलर नहीं हैं, साथ साथ नहीं पढ़ रहे, रेगुलर क्लासेस में नहीं आ रहे और घर जाकर रेगुलर रिवाइज नहीं कर रहे, तो टॉपिक आपका कैप्चर नहीं होता। ये एक मेडिकल फिनोमेना है कि आपने आज जो बातें क्लास में सुनी, जो लेक्चर जो टॉपिक आपने सुना, अगर आपने विद इन 24 आवर उसको रिवाइज नहीं किया तो वो जहन से वॉश आउट हो जाती हैं बातें। मे बी 24 आवर्स छोड़ दोगे, 48 आवर्स बाद आप रिवाइज करने बैठोगे, मे बी 20-30% चीज़ें आपको याद रहेंगी जो क्लास में हुई होंगी। एक हफ्ते बाद बैठोगे तो शायद आपको लगा ये टॉपिक तो शायद सर पढ़ा ही नहीं है। ये ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आज पढ़ा और आज ही रिवाइज कर लिया विद इन 24 आवर्स, तो ये आपके दिमाग में एक हफ्ते के लिए शायद ये स्टे करेगा। एक हफ्ते बाद आपको फिर मे बी वीकेंड पे 1 घंटे के लेक्चर को 15-20 मिनट दे के फिर रीड थ्रू करना है, फिर शायद ये 3-4 हफ्ते के लिए आपके दिमाग में रह जाएगा।
ये सीए की स्टडीज़ में आपको ये चीज़ सिस्टम जहन में रखना है कि आपको रेगुलर रहना है अपनी स्टडीज़ के साथ। ये वो स्टडीज़ नहीं है जैसे मैट्रिक इंटर में करते होते थे कि 10 महीने हमने रिलैक्स गुजारे, आखिरी 2 महीने बैठे टिका के पढ़ लिया। और क्योंकि वहाँ पे मसला होता था कि आपको परसेंटेज की जंग होती थी, जो बच्चा 4 महीने पढ़ेगा वो 95% ले लेगा, जो बच्चा 2 महीने पढ़ेगा वो 85 ले लेगा। वहाँ पे ये जंग होती है, कोई 1 महीना पढ़ेगा वो 70% ले लेगा। बट यहाँ पे हमारा ये मसला नहीं है, यहाँ पे हमें रेगुलरली पढ़ना है, थ्रू आउट पढ़ना है। ओनली देन वी कैन बी श्योर ऑफ, रीजनेबली श्योर ऑफ आवर सक्सेस। अगर हम रेगुलरली आज के दिन से ही अगर हम ये सोच के बैठेंगे कि भाई बस छुट्टियां खत्म हो गई, पेपर दिए थे, छुट्टियां 2-3 हफ्ते एंजॉय कर लिया, बस आज से पढ़ाई शुरू, अगर ये सोच के आप स्टडीज में इन्वॉल्व होंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेन दैट रीजनेबल कॉन्फिडेंस कि इंशाअल्लाह कमिंग टाइम में हम पास होंगे। ये आपको सीए की स्टडीज में जहन में रखना है कि आप इसको पास करना चाहते हैं फ्लाइंग कलर्स में, पहले ही अटेम्प्ट में, तो आप रेगुलर रहना है स्टडीज के साथ। और रेगुलर स्टडीज में मेरा मतलब होता है ये रेगुलरली पढ़ते रहें, रेगुलरली क्लास वर्क को देखते रहें। प्रैक्टिस क्वेश्चन यस दैट कम्स लेटर, उसको भी देखेंगे हम, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं सीखने की तो ये बात है जी। गाइडलाइंस आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। जैसे पहली गाइडलाइन मैंने आपको ये दे दी, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये रिवीजन एंड प्रैक्टिस ये 2 डिफरेंट चीजें होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के रेफरेंस से इन दोनों को मिक्सअप कर जाते हैं। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं जी, किसी टॉपिक को रिवाइज करना है न्यूमेरिकल का, आप भी इंटर एफएससी लेवल पे करते रहोगे। जिस टॉपिक को रिवाइज करना है उस टॉपिक के 2 पास पेपर के क्वेश्चन कर लो, 3 क्वेश्चन कर लो, हम समझते हैं टॉपिक रिवाइज हो गया। रिवीजन मीन्स नोट्स, रीडिंग ऑफ द नोट्स। रिवीजन का मतलब नोट्स की रीडिंग और बेसिक इलस्ट्रेशन, दिस इज रिवीजन। एंड देन प्रैक्टिस मीन यस अनसीन क्वेश्चंस को देखना और उनको अटेम्प्ट करना। हम लोग इन दोनों को मिक्सअप करके चलते हैं। हम प्रैक्टिस करते हैं और समझ रहे हैं हम रिवाइज कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते हुए एक टॉपिक पे आपने 2 सवाल किए, होता क्या है कि एक टॉपिक हम पकड़े, उसमें को 20 असूल होते हैं जो एग्जामिनर हमें सिखाता है, जो हमें किताब में सिखाए जाते हैं 20 असूल। लेकिन उस टॉपिक में जब क्वेश्चन बनता है तो उस क्वेश्चन में 20 के 20 असूल एक सवाल में थोड़ी टेस्ट होते हैं। किसी एक सवाल में होंगे 5 असूल, दूसरे में कोई और 5 होंगे, तीसरे में कोई और 5 होंगे, चौथे में पहले वाले 2 होंगे और दूसरे वाले के 3 होंगे। तो कोई ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन नहीं होते जिसमें आपके 20 के 20 असूल रिवाइज हो जाए। तो जब हम रिवीजन कर रहे हैं हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज नहीं होता। जब प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज नहीं होता। प्रैक्टिस में हमारे सिर्फ वही टॉपिक्स, वही कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं जो उस क्वेश्चन में टेस्ट हुए हैं। वो 20 में से हो सकता है 5 हो, आप 4 सवाल कर लोगे तो 20 में से हो सकता है 16 कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो, 4 कॉन्सेप्ट फिर भी आपके रह जाए। हो सकता है एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन है वो उन 4 में से आ जाए। तो अगर आप रिवीजन नहीं करते, सिर्फ प्रैक्टिस करते हो, इसका मतलब आप तैयार नहीं हो। रिवीजन करनी है फिर प्रैक्टिस करनी है अनसीन क्वेश्चंस की। अच्छा जी, इसमें भी आपको एक जो चीज इंश्योर रखनी है, एक आपको आईकैप हमें एग्जामिनर मार्किंग की देता है और एक हमें एग्जामिनर कमेंट्स देता है। ये 2 बड़ी अहम चीजें हैं, ये हमारे नोट्स के एंड में हमें आपको जो किताब मिलेगी उसमें शामिल होंगी। मार्किंग की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आज का हम सेशन क्लोज करते हैं। बाकी थोड़ी सी बातें जो है वो मैं इंशाअल्लाह आपसे जो एग्जाम टेक्निक्स के हिसाब से है वो मैं कल करके फिर हम स्टडीज पे बात करेंगे। अभी मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टॉपिक बताया कि डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग डिसीजन। हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमने ये फर्नीचर बना के बेचना है तो कस्टमर को हम इसकी क्या प्राइस कोट करें। क्वेश्चन है प्राइस पर डेस्क बताइए क्या है, 10 नंबर। अब प्राइस की डेस्क की प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है वो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में बताया होता है। उसने बताया होगा मैं कि कंपनी की पॉलिसी है कॉस्ट प्लस 20%, ये क्वेश्चन में बताया होगा। इसका मतलब हमें प्राइस बतानी है तो पहले हमें डेस्क की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर इसमें 20% प्रॉफिट ऐड करना है तो प्राइस आ जाएगी। हमारे जहन में शायद कहीं यह रह जाता है कि एग्जामिनर ने हमसे प्राइस मांगी है तो 10 नंबर प्राइस के हैं,
जबकि ऐसा नहीं होता। अब ये आपको मार्किंग की जो बात की जा रही है और इसलिए दी जा रही है, आप मार्किंग की को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि भाई हमारी जो पहले हमें जो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है उसमें हमें मटेरियल कितना लगा, से 1 नंबर इसका है, लेबर का खर्चा कितना आएगा टेस्ट बनाने पे, 2 नंबर इसके हैं, अदर एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, 2 नंबर इसके हैं, फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है में भी 2 नंबर इसके हैं, हम मटेरियल में फर्दर में करते हैं मटेरियल ए भी लगना है बी भी लगना है, तो 2 नंबर 2 नंबर, तो शायद ये 10 नंबर ऐसे बने होते हैं। क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है, प्राइस कैलकुलेट करें 10 नंबर, लेकिन 10 नंबर प्राइस के नहीं है, बल्कि प्राइस का तो 0 है। मार्किंग स्कीम देखते हैं तो पता लगता है कि एग्जामिनर ने मार्क्स हमें देने स्टेप्स के हैं, इसको हम स्टेप वाइज मार्किंग कहते हैं। हमारे क्वेश्चंस में, हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, पूरे सीए में, तमाम न्यूमेरिकल पेपर में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। आप मार्किंग की देखते हैं तो उससे आपको अंदाजा होता है कि मार्क्स एग्जामिनर कैसे अवॉर्ड करता है। जैसे यहां पे मैंने कहा आपने मटेरियल ए, इस डेस्क को बनाने में लकड़ी कितने की लगेगी, आपने ठीक कैलकुलेट कर लिया, 2 नंबर। इस डेस्क को बनाने में कपड़ा कितने का लगेगा, 2 नंबर। इस डेस्क को बनाने के लिए वर्कर को सैलरी कितनी देनी है, सही निकाल ली, 2 नंबर। इस डेस्क को बनाने में बिजली और बाकी खर्चे कितने लगने हैं, अगर सही कैलकुलेट कर लिए, 2 नंबर। प्रॉफिट टोटल कॉस्ट पे 20% ऐड कर दिया, प्रॉफिट ठीक कैलकुलेट कर लिया, 2 नंबर। अब इसमें से आप जो कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करोगे सिर्फ उसके नंबर कटेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मटेरियल ए की कैलकुलेशन नहीं आती, ये नंबर कट जाएंगे आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। अब वन कुड आर्ग्यू कि भैया मटेरियल की कॉस्ट गलत कैलकुलेट की तो ये प्रॉफिट भी तो गलत आया ना, बट यहां पे प्रॉफिट की वैल्यू के नंबर नहीं होते, यहां पे असूल के नंबर हैं कि कॉस्ट जितनी भी कैलकुलेट की उस पर 20% आपने ठीक कैलकुलेट कर लिया। अब कॉस्ट गलत है तो प्रॉफिट तो गलत आना ही है, तो प्रॉफिट की वैल्यू के नंबर नहीं है, कॉन्सेप्ट के नंबर है कि आपने असूल ठीक लगाया। यहां पे वैल्यू गलत आई है बेशक, क्योंकि पीछे की वैल्यू गलत हो गई है तो आगे सारी वैल्यूज गलत आनी है, बट आपको इसके नंबर पूरे मिलते हैं। एक स्टेप जो गलत हो गया उससे हमें सिर्फ उस स्टेप का नंबर कटते हैं, उस गलती के नंबर अगले स्टेप्स पे इफेक्ट नहीं डालते। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। न्यूमेरिकल पेपर में आपकी परफॉर्मेंस बहुत डिपेंडेंट है इस चीज पे। और सबसे अहम जो स्किल हमें एग्जाम के लिए सीखनी है वो है भी यही कि भाई सवाल हम प्रैक्टिसिंग अनसीन क्वेश्चन जब हम करते हैं, मैं क्विकली आखिरी बात करके इसको खत्म करते हैं आज सेशन। नॉर्मली हम प्रैक्टिस करने का न्यूमेरिकल में अंदाज बच्चों का क्या डेवलप हुआ होता है या हो जाता है सीए में, जिसको मैं स्ट्रांगली डिस्करेज करता हूं। इट्स गुड कि आप शुरू में बिल्कुल लेवल पे, अभी शायद आपकी आदत इतनी खराब ना आई हो, पास पेपर क्वेश्चन करते हैं, बस सवाल पढ़ते हो और सवाल पढ़ने के बाद आप उसका जवाब देखते हो और जवाब देख के फिर उसको कॉपी करके बड़ा खुश हो जाते, मेरा एक सवाल हो गया। ये आपकी, मैं कहता हूं, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। ये एक्टिविटी वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर नहीं मिलता, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन मिलता है। आपको जो स्किल सीखनी है, क्वेश्चन को पढ़ा कैसा जाए, क्वेश्चन को समझा कैसा जाए और उसके मुताबिक क्वेश्चन का आंसर कैसे स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाए और फिर उसको परफॉर्म किया जाए। फॉर एग्जांपल हमें प्राइस का क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए प्राइस जो हमने निकालनी है उसको निकालने का तरीका क्या है। ए बी मटेरियल की कॉस्ट निकलेगी, फिर लेबर की कॉस्ट निकलेगी, फिर अदर एक्सपेंसेस निकलेंगे, टोटल कॉस्ट होगी, इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर प्राइस आएगी। ये तरीका आपको पता होना चाहिए और फिर इसमें से जो स्टेप्स आप कर सकते हो उनको करना, जो नहीं कर सकते उनको छोड़ना। ये एक बहुत अहम काम है। आपको मटेरियल की समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्राइस नहीं निकालनी, इसका मतलब ये कि भाई 2 नंबर की चीज नहीं आती, बाकी 8 नंबर ले लो। तो 10 में से 8 नंबर को बुरी परफॉर्मेंस होती है? बिल्कुल बुरी नहीं है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। लेकिन हम जब सोल्यूशन को देख के करने के आदी होते हैं तो हम ये काम कर नहीं पाते। हमें सबसे अहम जो स्किल हासिल करनी है वो जनाब ये है कि क्वेश्चन को पढ़ना, उनकी रिक्वायरमेंट समझना, आंसर को प्लान करना और फिर कौन सी वर्किंग हमने परफॉर्म करनी है और कौन सी वर्किंग हम नहीं कर सकते, जिसको हम अज्यूम करके सवाल कंप्लीट कर देंगे।
ये सबसे अहम स्किल है कि, और ये आप तभी परफॉर्म कर पाते हो एग्जाम में जब घर पे इसकी प्रैक्टिस की हो। जब घर पे आपने इसकी प्रैक्टिस की है कि हमने सवाल हमारे सामने आया, पूरा नहीं आता, मुझे तो इसमें से 4 स्टेप्स आते हैं, 2 स्टेप नहीं आते हैं, तो भाई जो 4 आते हैं वो करो, जो नहीं आते उनकी फिगर एज्यूम कर लो, सवाल पूरा करो, सवाल पूरा करो, फिर देख लो जो 2 नहीं आते तो उनको कैसे करना चाहिए था, देन यू विल लर्न। लेकिन अगर सवाल पढ़ा, जवाब देखा, फिर हल किया, आपकी लर्निंग प्रोसेस में भी 5 या 7% हिली है। लेकिन अगर मैं सवाल पढ़ा, खुद अटेम्प्ट किया, जो आता है कर दिया, जो नहीं आता है ज्यूम करके सवाल पूरा कर दिया, फिगर ज्यूम करके सवाल पूरा कर दिया, फिर देखा कि क्या नहीं आता था, देन यू विल लर्न। तो ये प्रैक्टिसिंग जो है पास्ट पेपर्स की, उसको हमने फोकस रखना है, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो कल से इंशाल्लाह तो थोड़ी सी बातें मेरी यहाँ पे रह गई हैं कंप्लीट करने वाली, इनिशियल एंगल से, उनको हम कल करेंगे और कल अपनी स्टडीज़ भी हम साथ शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।